जय हिंद फ्रेंड्स। नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की तीसरी कविता नौका विहार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इस कविता की व्याख्या हम लोग बिल्कुल ही कहानी की तरह समझेंगे। एक बात मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे किसी भी तरह की कोई भी पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर जब तक हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज इस कविता को हम बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे, इसकी व्याख्या नहीं, कहानी सुनेंगे। क्योंकि कहानी हमारे माइंड में लंबे समय तक स्टोर रहती है। पढ़ाई के साथ हम लोग खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे। क्योंकि ये खेल खेल में ही ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को याद करवा दी जाएगी। क्योंकि कहानी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध ध्वल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। चलिए अब इसकी हम लोग कहानी को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं जैसे जैसे इसकी कहानी को बोलूँ वैसे वैसे मन में इमेजिनेशन करते हुए चलिए। इस तरीके से आपको एक जैसे फिल्म देख करके याद हो जाती है ना, ठीक इसकी कहानी को सुनने के बाद आप अगर इमेजिनेशन करते हैं तो वो फिल्म की तरह ये आपके दिमाग में छप जाएगी। चलिए इसकी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। इस पंक्ति में कवि कहता है कि चंद्रमा की चांदनी यानी कि उसकी रोशनी पूरी पृथ्वी पर छटक रही है और आकाश जो है शांत सरल और उज्जवल सी दिखाई पड़ता है। आकाश को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश अपने जो है अपलक नैनों से, अपलक आँखों से पृथ्वी के सौंदर्य को देख रहा है। और जब गंगा की पतली सी धारा बालू पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दूध के समान सफ़ेद दुर्बल अंगों वाली एक स्त्री गर्मी से थक हार करके वो क्या बालू के सया पर लेटी हुई है। कवि कहते हैं कि गंगा के जल में चंद्रमा की जब छवि झलक रही है, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा अपने कोमल हाथों में चंद्रमा का मुख लिए लेटी हुई है और गंगा की लहरें लहराती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तपिस्विनी गंगा की वे केस है। तारों से भरे आकाश की परछाई जब गंगा के जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे गंगा का तारों से जड़ा तपिस्विनी गंगा की केस है। तारों से भरे आकाश की परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि गंगा का तारों से जड़ा यह जो नीला आंचल लहरा रहा हो। और जब उस नीले आंचल पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो लेटने के कारण उसके रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। चलिए अब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता सी स्मृति सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सूची दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। अब इस पंक्ति की कहानी को हम लोग समझते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का मनोरम चित्रण किया है। इस पंक्ति में कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में वो नौका विहार करने के लिए नाव पर बैठ करके तेजी से गंगा में आगे बढ़ते जाते हैं। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा में जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा की छवि बिल्कुल मोती के समान क्या होती है, चमक रही है। और ऐसे सुंदर वातावरण में खड़ी नावों को देख करके ऐसा लगता है कि नावें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। लंगर यानी कि पतवार
लंगर उठाते ही ऐसा लगता है नावें अपनी जो पंख खोल करके सुंदर हंसनियों की तरह धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी है। वही गंगा के तट पर स्थित एक काला कांकर का राजभवन है और राजभवन की छवि गंगा जल में झलक रही है। उसे देख कर के ऐसा लग रहा है कि राजभवन गंगा जल में निश्चिंत होकर सो रहा है और उसके मन में बहुत ही अच्छे अच्छे सपने तैर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे यह कहना है कि कहानी जो आप लोग सुन रहे हैं, इसकी जो व्याख्या सुन रहे हैं, उसे अपने मन में इमेजिनेशन करते हुए चलिए। बिल्कुल आराम से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पढ़ना नहीं है, इसे केवल खेल की तरह एक लेना है। चलिए तीसरी पंक्ति को देखते हैं। नॉर्मल बस इसकी कहानी को समझना और कुछ नहीं करना। चलिए अब इस पंक्ति को पढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, रात जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओटी किए अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कांचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता, मुग्ध सा रुक रुक। तो इस पंक्ति में कवि पंत जी ने नौका विहार के दौरान, यानी नौका विहार जब कर रहे थे उस दौरान गंगा की अपूर्व छटा का उन्होंने वर्णन किया है। इस पंक्ति में गंगा में नौका विहार करते समय कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलाने के कारण हल्की सी लहरों की तरंगे उठती है। यानी कि जब नौका चलती है तो मतलब लहरें तो थोड़ी उठती है, उसी को तरंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें दिख रही है कि आकाश की छवि जो लहरों के कारण कभी इस छोर तो कभी उस छोर हिलता हुआ सा लगता है। और जल में पड़ती तारों की परछाई को देख करके ऐसा लगता है कि जल में प्रकाश फैला करके तारे कुछ ढूंढ रहे हों। गंगा में रह रह कर उठने वाली लहरें चमकते हुए तारों को क्या करती है, अपने अंदर छिपा लेती है। वही पास में शुक्र की तारे की परछाई भी जल में तैरती हुई दिख रही है और जल में उठने वाली तरंगे शुक्र तारे को भी छिपाने का, शुक्र तारे भी क्या करते हैं, छिपते हैं। तो उसे देख करके कवि को ऐसा लगता है कि चांदी से चमकने वालों ये परी की तरह दिखाई दे रही है और जल में दिख रही चांद की छवि लहरों के कारण कभी तिरछा मुख दिखता है तो कभी पूरा। उसे देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुंदर नायिका अपने मुख को कभी छिपा लेती तो कभी बाहर करती। चलिए अब हम चौथी पंक्ति को देखते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर टिप विटप माल लगती, भ्रू रेखा सी अराल, अपलग नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उल्टा हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। चलिए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो इस पंक्ति में गंगा के दोनों तट उसके प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्र उन्होंने अंकित किया है। कवि जब नाव लेकर गंगा के बीच में पहुंच जाते हैं तो उन्हें गंगा के चमकते हुए रेतीले तट दिखाई देते हैं और गंगा के दोनों तटों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि दोनों तट आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है। कवि आगे कहते हैं कि पास में एक द्वीप है जो लहरों की प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। उसे देख कर के कवि को ऐसा आभास हो रहा है कि कोई छोटा सा बालक अपनी माँ की छाती से लगकर सो रहा है। तभी तो गंगा नदी के ऊपर से उड़ते हुए तभी वो अचानक देखते हैं कि उड़ते हुए एक चकवा पक्षी को देखते हैं और सोचते हैं कि यह चकवा पक्षी कहीं भ्रमवश जल में अपनी ही परछाई को देख करके वे उसे चकवी समझ करके उसके पीछे उड़ता चला जा रहा है। चलिए अब पांचवी पंक्ति को हम लोग देखते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, राड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फीन स्फार,
बिखराती जल में तार हार चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज, था हम बड़े घाट को सहोत्साह। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गंगा के बीच में पहुंचने पर अधिक जल के कारण जो है नाव की भार अधिक कम हो गई है। तब उन्होंने नाव को धारा के विपरीत दिशा में घुमा दिया, यानी कि धारा जिस ओर से बह रही है उसके उल्टी दिशा में उन्होंने घुमा दिया। और पतवार के चलने से जो है जल में काफ़ी मात्रा से जो झाग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देख करके कवि को ऐसा लगता है कि पतवार जो है झाग रूपी मोती को भर भर कर और तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ करके जल में बिखेर रहा है। चंद्रमा की किरणें जो है लहरों पर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सीधी खींची हुई रेखा के रूप में जो है नृत्य कर रही है। जल में दिख रही चंद्रमा की छवि जो है लहरों के कारण सौ सौ चंद्रमा के रूप में झिलमिला रही है। चलिए अब छठवीं पंक्ति को देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है जैसे जैसे हमारी नाव जो है नदी के किनारे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके हृदय में सैकड़ों सवाल, सैकड़ों विचार उठते हैं। जिस प्रकार जल की धारा, वे सोचते हैं कि जिस प्रकार जल की धारा जो है निरंतर बहती चली आ रही है, वैसे ही जीवन का बहाव भी निरंतर होता रहता है। कवि पंत जी कहते हैं कि जो है आकाश का जो यह विस्तार जो है शाश्वत है, और चंद्रमा की जो चांदनी है वह चिरस्थायी है, वो कभी बदलने वाली नहीं है, और लहरों का ऐश्वर्य जो है निरंतर बना रहता है। और कवि यह भी कहते हैं कि मानव जीवन के नौका को चलाने के लिए ईश्वर मृत्यु और जन्म को भी बनाए रखते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि चिंतनशील होकर के मैं अपने अस्तित्व का और सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जल धारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों, नौका विहार नामक इस कविता में कवि पंत जी ने नौका विहार करते समय गंगा के सौंदर्य, चंद्रमा का सौंदर्य और आकाश में टिमटिमा रहे तारों का सौंदर्य, लहरों का सौंदर्य, इन सभी चीज़ों का सौंदर्य जो है कवि पंत जी ने इस कविता में बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि है, यानी कि उन्हें प्रकृति से बहुत ही गहरा लगाव है, क्योंकि उनका जन्म जो है प्रकृति की गोद में ही हुआ। इसीलिए वो प्रकृति से इतने अच्छे तरीके से परिचित थे, और इसी अच्छे तरीके से परिचित होने के कारण उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को बड़े ही अच्छे ढंग से इस कविता में उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। इसीलिए तो उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो परिवर्तन के साथ। आज के लिए यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।